नमस्ते छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक फंगल डिजीज है जो कि एक फंगस अल्टरनेरिया सोलिनी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया सोलिनी द्वारा कॉज की जाती है। इसमें जो है इस बीमारी को स्टडी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये आलू की फसल में 20 से 50% तक लॉसेस करता है। मतलब कि इससे जो है ट्यूबर का साइज रिड्यूस हो जाता है और फसल की जो उपज है वो घट जाती है। इस बीमारी की वजह से 20 to 50% लॉसेस होते हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि जहाँ भी आलू उगाया जाता है उस क्षेत्र में ये बीमारी उत्पन्न होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात या फिर जहाँ भी आलू की खेती होती है वहाँ पर इस फसल से 20 से 50% तक की हानि होती है। अब हम इस बीमारी को पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए इसमें हमको सिम्टम्स के बारे में जानना पड़ेगा। सिम्टम्स जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये बीमारी किस कंडीशन में उत्पन्न होती है और किस स्टेज में, पौधे की किस स्टेज पे उत्पन्न होती है। तो ये पौधे की जो है अर्ली स्टेज मतलब 3 से 4 वीक। एक टर्म में समझा दूं कि इसको अर्ली ही क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो पोटैटो, जो हमारी पोटैटो की फसल होती है, पोटैटो की क्रॉप होती है, उसका जो लाइफ साइकिल है उसकी अर्ली स्टेज मतलब 3 to 4 वीक के स्टेज पर ये डिजीज उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसको अर्ली ब्लाइट कहा गया। और एक ब्लाइट होता है आलू में लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट जो है वो मेच्योर कंडीशन पर उत्पन्न होता है। जैसे आलू का पौधा थोड़ा मेच्योर हो जाता है उसके बाद उत्पन्न होता है, इसलिए उसको लेट ब्लाइट कहा जाता है। तो अब से याद रखेंगे कि अर्ली ब्लाइट, इसका कहने का रीजन यही है कि 3 to 4 वीक पर ये डिजीज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन हो और डिजीज सीवियर हो तब 3 to 4 वीक के पहले भी ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें जो सिम्टम्स है सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर सिम्टम्स शुरुआत में धब्बे बनने लगते हैं। ये धब्बे शुरुआत में छोटे होते हैं और स्पॉट स्मॉल होते हैं और कलर में ग्रीनिश ब्लू कलर के स्पॉट शुरुआत में दिखाई देते हैं और ये ग्रीनिश ब्लू उसके माइसेलियम के ढक जाने पर होते हैं। अब ये हो गए शुरुआत के सिम्टम्स, ये बिंदी जैसी छितरी। और सबसे पहले ये पौधे की निचली पत्तियां हैं उनमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से अगर आप इन्फेक्टेड प्लांट को देखेंगे तो इस तरीके से रिंग बनने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं, रिंग्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का मतलब होता है कि घुमावदार या वलयदार रिंग बनने लगती हैं। ये इफेक्ट किस तरीके से लगता है, एक टारगेट बोर्ड की तरह। जैसे एक हम टारगेट बोर्ड आपने देखा होगा, निशानेबाजी वाला बोर्ड होता है। इस तरीके का बोर्ड होता है, इसको टारगेट बोर्ड बोलते हैं। टारगेट बोर्ड मतलब निशानेबाजी, जहाँ पर जब तीरंदाज होता है उसको एक टारगेट दिया जाता है। एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें टारगेट बनाया जाता है। तो इस प्रकार के इस वजह से इसे टारगेट बोर्ड की जैसे दिखता है, इसलिए इसको टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी कहा जाता है या फिर बुल्स आई इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें टारगेट बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं और ये इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद इसमें क्लोरोसिस होने लगती है, यहाँ पे आसपास में क्लोरोसिस होने लगती है और ये जो इसका कलर होता है, जब बाद में कलर डार्क ब्राउन हो जाता है।
डार्क ब्राउन कलर, स्पॉट का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है और इसमें क्लोरोसिस भी होने लगती है। क्लोरोसिस, अब एक क्लोरोसिस क्यों होती है कि क्लोरोसिस एक जब अल्टरनेरिया सोलेनाई के फंगस को लैब में ग्रो कराया गया तब देखा गया कि इसमें एक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो इसकी पैथोजेनिसिटी को इंडिकेट करता है, या इसकी पैथोजेनिसिटी अल्टरनेरिक एसिड की वजह से होती है। जो इसमें जो पीलापन होता है, या फिर बोलना चाहिए कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। तो जब क्लोरोफिल का लॉस होगा तो क्लोरोफिल के लॉस होने से फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कम बनेगा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट अगर कम बनेगा तो पौधे में जो फूड मटेरियल है वो कम बनेगा, तो जो उसके आलू या ट्यूबर बोलना चाहिए वो छोटे रह जाएंगे। इस प्रकार इसका मेन सिम्टम्स हम याद रखते हैं टारगेट बोर्ड इफेक्ट या बुल्स आई इफेक्ट के बारे में। अब जैसे जो अगर बीमारी जब सीवियर हो जाती है, उग्र हो जाती है, तब उसके तने पर, पेटियोल पर और ट्यूबर्स में, जो ट्यूबर्स है वो ट्यूबर्स में ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने लग जाते हैं। ब्राउन कलर के धब्बे पड़ते हैं, उसके बाद उसमें रॉटिंग मतलब सड़न रॉटिंग होने लगती है। तो अब हमने यार क्या, इसका मेन सिम्टम है टारगेट बोर्ड इफेक्ट या कॉन्सेंट्रिक रिंग का बनना, इसका मेन कैरेक्टर है। मेन अगर हम इसको पहचानना है तो हम इसको टारगेट बोर्ड इफेक्ट की सहायता से पहचानते हैं, इसका जो मेन सिम्टम्स है। अब हम आ जाते हैं इसके केजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से अल्टरनेरिया सोलेनी है, ये किस तरीके का होता है। तो अगर अल्टरनेरिया सोलेनी की बात की जाए तो ये ड्यूटेरोमाइकोटिना का सदस्य है। जो सब डिवीजन जब आप टेक्सोनोमिक पोजीशन पढ़ेंगे तो उसमें एक सब डिवीजन मिलेगा आपको ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना के लिए एक टर्म यूज किया गया है। क्या होता है कि जैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एब्सेंस होता है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एब्सेंस क्या होता है, क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइकोटिना का सदस्य है और ड्यूटेरोमाइकोटिना का के लिए एक टर्म यूज किया जाता है इम्परफेक्टाई फंजाई। मतलब कि ये इम्परफेक्ट फंगस होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, या हमको अभी तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसको याद रखना है कि अल्टरनेरिया सोलेनी जो है वो ड्यूटेरोमाइकोटिना सब डिवीजन में आता है और इसका जो टर्म है इम्परफेक्ट फंगस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। तो अब हम इसके माइसीलियम को देखते हैं कि इसका माइसीलियम कैसा होता है। तो माइसीलियम मल्टीसेल्युलर मतलब उसका जो माइसीलियम है वो एक से अधिक कोशिकाओं का बना है, और जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है। इस तरीके से ब्रांचेस फैली हुई है उसमें, ऐसा ब्रांच्ड है। इसको बोलेंगे कि इधर से एक शाखा इधर से एक शाखा गई, इसको बोलेंगे हम ब्रांच्ड माइसीलियम। ब्रांच्ड हो गया। जो इसकी सेल होती है वो मल्टीन्यूक्लियड होती है। मल्टीन्यूक्लियड मतलब एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रकों का होना मल्टीन्यूक्लियड कहलाता है। और जो इसका कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और इसकी ये जो होता है माइसीलियम इंटरसेल्युलर होता है, ज्यादातर केसेस में इंटरसेल्युलर होता है। इंटरसेल्युलर को समझते हैं। इंटरसेल्युलर मतलब कि ये किसी फंगस की, किसी होस्ट की, किसी प्लांट की सेल है। यहां पर जब ये दो कोशिकाओं के बीच, इधर की एक कोशिका हो गई, इधर की एक कोशिका हो गई, तो इस कोशिकाओं के बीच में, मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में जब ये ग्रो करता है, जब यहाँ ग्रो करेगा ये इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं
इंटरसेलुलर बोलते हैं इसको। और जब ये इसमें ये जो फंगस है इधर अंदर इंटर कर देता है तो इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब कि जब ये फंगस वो किसी होस्ट की या प्लांट की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर अपना माइसीलियम बनाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। अब देखेंगे हम कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन अभी थोड़ी देर पर बताया था कि ड्यूटेरोमाइकोटिना है तो इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। इस वजह से इसमें जो इसका रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया कैसे बनते हैं? कोनिडिया कैसे बनते हैं? जब हमारा माइसीलियम या हाइफा मेच्योर हो जाता है, जब माइसीलियम मेच्योर हो जाता है तब उससे एक टिप निकलती है, इस टिप को कोनिडियोकोर बोलते हैं। और ये जब मेच्योर हो जाएगा और ये जो टिप निकलती है या तो उसके जो उसने वाउंड किया है वहां से निकलेगी या फिर स्टोमेटा के रंध्र से बाहर आती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बाहर आती है और उसके ऊपर इस कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा तो ये ऐसे इस तरीके के कोनिडिया बनेंगे। अब कोनिडिया किस तरीके से बनते हैं उनका क्या टर्म होता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये ऑबक्लेवेट या म्यूरिफॉर्म का हम मतलब समझते हैं। म्यूरिफॉर्म मतलब कि ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिक मतलब होती है ईंट, तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई ईंट की दीवार है, ये ईंट की दीवार है इसमें। तो ये इस तरीके की संरचना होती है। इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा होते हैं। मतलब कि ऐसी संरचना जो ईंट की दीवार की तरह दिखती हो। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कोई एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, ऐसे करके संरचना बनी हुई है। तो इस तरीके की संरचना को म्यूरिफॉर्म कहा जाता है या ऑबक्लेवेट कहा जाता है। म्यूरिफॉर्म टर्म आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि जिस पर ये बनता है, जैसे अपना फंगस मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद स्टोमेटा से बॉडीज बाहर आ जाती है। तो ये जो बॉडी बाहर आती है इसको कोनिडियोकोर बोलते हैं और इसकी टिप पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे मैंने इसको अलग कर दिया है, ये कोनिडियोकोर इतना और इतना कोनिडिया। तो इसमें जो है इसकी टिप पर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है जिसको एक्सोजीनस कोनिडिया कहा जाता है। मतलब कि अगर उसकी टिप और उसकी टिप से बाहर की ओर अगर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है तो उसको एक्सोजीनस कोनिडिया कहा जाता है। अब कोनिडिया किस तरीके से होते हैं? तो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मतलब कि इनमें एक से अधिक सेल कोशिकाएं होती है और कलर में डार्क ब्राउन होते हैं और इनकी जो वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। वॉल डबल लेयर्ड होगी और पिगमेंटेड होते हैं। ये पिगमेंटेड होते हैं, बताया था कि डार्क ब्राउन कलर और पिगमेंटेड बने होते हैं। अब इसका जो कोनिडिया है वो उसका साइज क्या होता है? तो ये टिप पर थोड़े चौड़े होते हैं। ये जो अपना बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट में थोड़े चौड़े होते हैं और इनकी लंबाई होती है 30 से 130 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 12 से 30 माइक्रोमीटर होती है। और इसका माइसीलियम सेप्टेड, इसमें जो है पिगमेंट बने होते हैं। इसकी जो लेयर डबल लेयर वॉल की बनी होती है। यहाँ पे जो वॉल है वो डबल लेयर होती है, जो वॉल होती है वो डबल लेयर होती है। ठीक है। हाँ, अब इसमें जो है कोनिडिया का जर्मिनेशन कैसे होता है? तो जर्मिनेशन इस कोनिडिया का जर्मिनेशन तब होता है जब ये क्या होता है कि एयर द्वारा डिसएमिनेट होने लगते हैं। डिसएमिनेट होते हैं। डिसएमिनेट का मतलब कि हवा में
फैल जाते हैं और जब ये होस्ट प्लांट पे पहुंचते हैं तो फेवरेबल कंडीशन, जब उसकी फेवरेबल मॉइस्ट होगी और तब ये उसके स्टोमेटा द्वारा ये इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाएंगे और वहां पर ग्रो करने लग जाएंगे। इंटरसेलुलर स्पेस में जाके ग्रो करने लग जाते हैं। अब ये ग्रो कैसे करते हैं, यानी कि सेल से, हर एक सेल से एक जर्म ट्यूब निकलती है। हर एक सेल से ऐसी जितनी सेल होगी इसमें उतनी जर्म ट्यूब निकलेगी और ये फिर उस प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे। तो यही इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी थी। ठीक है, नमस्कार।